हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आप विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री, जो कि चैप्टर सेकंड है और इसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो वीडियो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है क्लास 12th का चैप्टर। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी को हम ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ेंगे, यानी कि आपको मैं बताता चलूँगा कि कहाँ पर कौन से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही काम की वीडियो होगी। तो मेहनत अगर करेंगे तो आपको सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी। इसीलिए किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होता है। जिस तरीके से आप अपनी मेहनत करेंगे आपको कामयाबी भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वैदिक राजा। देखिए, वैदिक राजा किसको कहा जाता था, पहले हम अपनी लैंग्वेज में आपको इसे समझा देते हैं। वैदिक राजा उसको कहा जाता था जो कि अपनी तुलना देवी देवताओं से कर देते थे, उसको वैदिक राजा कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि कुषाण शासक थे, जैसे कि फोटो आपको शुरू में दिखाए, वो फोटो जो था वो कुषाण शासक का था। तो कुषाण शासक कैसे क्या करते थे कि वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनसे वो अपने समाज में उच्च स्थिति हासिल करते थे। ठीक है। और ऐसा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देवी देवताओं की पूजा से राजा जो लोग होते थे वो उच्च स्थिति हासिल करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि ये ए है तो ये कोई एक देवी देवता है और ये बी कोई आदमी है। ठीक है, तो देवी देवता का जो चाहने वाला होता है वो बहुत लोग होता है, मतलब हर कोई पसंद करता है, भगवान से हर कोई प्यार करता है। तो अब बी क्या चाह रहा है कि जितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं उतने लोग हमसे भी प्रेम करें। तो इस वजह से क्या करता है कि भगवान के इतना बड़ा कोई राजा मूर्ति बनवा देता है। तो कोई कहता है कि हम तो भगवान के पुत्र हैं, मतलब भगवान ने स्वयं हमको यहाँ पर भेजा है तुम पर राज करने के लिए। तो ऐसी ऐसी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां ये सब सुना देते थे समाज में। और उस समय के लोग जो होते थे वो उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते थे, इस वजह से इनकी कहानियों पर भी वो लोग विश्वास कर लेते थे। ठीक है, तो इसी को दैविक राजा कहा जाता है, जो कि अपने यानी कि अपना उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वो समाज में कोई मनगढ़ंत कहानी बना देते थे, देवी देवताओं से अपनी तुलना कर देते थे। तो इसी को हम दैविक राजा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, ऐसा जो हुआ था वो यूपी में मथुरा है और मथुरा के पास एक मठ में देवस्थल स्थित है। यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक विशाल मूर्ति कायम स्थापित कर दिया, यानी कि यहाँ पर जितना बड़ा यहाँ पर एक भगवान का मूर्ति था उतना ही बड़ा इन्होंने अपनी मूर्ति भी बनवा दी। ठीक है, तो इससे ये जाहिर करना चाहता था कि देखो हम भगवान के समान है। ठीक है, तो ऐसे ही राजा को हम क्या कहेंगे, दैविक राजा कहेंगे। अब ऐसा ही अफगानिस्तान में हुआ था और यहाँ पे भी क्या हुआ कि मूर्ति के माध्यम से उस राजा ने प्रस्तुत किया, यानी कि दिखाना चाहा कि हम देवतुल्य हैं, यानी कि देवता के समान है। तो ऐसा ऐसा राजा था जो कि अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहा था। तो उसी सब राजा को हम दैविक राजा कहेंगे। तो ये टॉपिक उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है जनता के बीच राजा की छवि, यानी कि जो राजा हुआ करते थे उनके बीच जनता की छवि किस प्रकार से होती थी। तो देखिए, इनके साक्ष्य हमें ज़्यादा नहीं मिले, यानी कि इस बात का सबूत हमें ज़्यादा नहीं मिला है। वो इसलिए नहीं मिला है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसान है और किसान दिन भर खेतों में काम करता है, अब खेत में से वापस अपना घर आता है तो यहाँ पर आके उसके पास उतना समय नहीं होता है, उतना वो फुर्सत नहीं होता है कि वो अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ हो रहा है उनको लिख सके। और उतना शिक्षित भी नहीं हो पाता था उस समय के लोग। तो इस वजह से हमें किसानों के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिली है कि उनका जीवन कैसा था, वहाँ के जो राजा लोग थे उन पर किस प्रकार से अत्याचार करते हैं। हमें जो ज़्यादातर साक्ष्य मिले हैं वो किसी राजा के द्वारा ही लिखे हुए मिले हैं। अब कोई राजा कुछ कोई अभिलेख छपवाएगा तो उसमें वो अपनी बुराई थोड़ी न छपवाएगा, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहता है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो हमारी बुराई करे। मतलब वो यही चाहता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारी क्या करे, वाहवाही करे, हमारी तारीफ करे। तो इस वजह से इसके सबूत जो हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिले हैं। अब देखिए, जातक कथाओं में इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इस प्रकार, यानी कि एक जातक कथा है उससे इतिहासकारों ने पता लगाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन जब इतिहासकारों ने इसकी छानबीन की तो काफ़ी हद तक छानबीन करने के बाद इतिहासकारों को ये पता चला कि ये जो कहानियाँ हैं वो एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, यानी कि मौखिक कहानियाँ हैं, बनी बनाई कहानियाँ हैं। लोगों ने बनाई कुछ कहानियाँ, दूसरे को सुनाया, फिर इस दूसरे ने किसी तीसरे को सुनाया और तीसरे ने चौथे को। इसी प्रकार से पूरे समाज में ये कहानियाँ फैल गई। तो इतिहासकारों ने जब इन कहानियों को देखा और समझा पढ़ा तो लगा कि ये जो कहानियाँ हैं वो एक बनी बनाई कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है।
अब देखिए इसी कहानी के ऊपर एक लिखा गया है जिसको कहा जाता है गंध तिंदु जातक कहानी। ठीक है, ये मौखिक कहानी है, बनी बनाई कहानी है। और गंध तिंदु जातक कहानी में जो प्रजा का दुख होता है, यानी कि जहाँ पर राजा होते थे उस राजा के लोगों का जो दुख होता है उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रजा के दुखों के बारे में बताया गया है वो किस कहानी में बताया गया है, तो गंध तिंदु जातक कहानी में बताया गया है। इसे आप याद रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर हम आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ने के तरीके। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाए थे हम कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे बदलाव हुए थे। ठीक है, तो उसी में उपज बढ़ाने का भी बदलाव हुआ था। तो वो बदलाव कुछ इस प्रकार से था। उपज बढ़ाने के लिए यहाँ पर हलों का प्रयोग किया गया। पहले जो थे खेतों की जो मरम्मत की जाती थी, खुदाई की जाती थी, वो पहले कुदाल या खुरपी के द्वारा की जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हल का निर्माण हुआ तो हलों से खुदाई की जाने लगी। अब देखिए कि हल जो होता था पहले उस समय में कुछ इस प्रकार से होता था। अगर जो लोग गांव से हैं तो उनको हल के बारे में पता होगा, ऐसे होता था। और यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से होता था। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर जो होता था वो नोकीले जैसा का एक फार लगा होता था, इसको कहा जाता था। और इसी से मिट्टी की खुदाई होती थी। लेकिन पहले यहाँ पर एक क्या होता था कि लकड़ी का फाल होता था जिससे कि मिट्टी उतनी अच्छे तरीके से नहीं खुद पाते थे। ठीक है, तो इस वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि यहाँ पर लोहे की फाल लगा दी गई। अब जब लोहे की फाल यहाँ पर लगा दी गई तो मिट्टी का जो खुदाव था वो अच्छे तरीके से हो पाया। जब मिट्टी का खुदाव अच्छे तरीके से हुआ तो उसमें जो उपजाऊ भूमि थी, फसलें जो रोपी जाती थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो लोहे की फाल का प्रयोग किया गया इसी यह भी उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यानी कि लोहे की फाल जब यूज़ करने लगे किसान लोग अपने हलों में तो उससे भी उपज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब देखिए कि फसल को बढ़ाने के लिए कृषक जो थे वो समुदाय ने मिल करके सिंचाई के नए नए साधन बनाए। जो पटवन के नए नए साधन थे उन सबको किसानों ने मिल करके बनाया, पूरे समाज ने मिल करके बनाया। जैसे कि कुआं बनवाए, तालाब बनवाया, नहर बनवाया, तो सिंचाई के साधनों को बनवाया जो कि उपज बढ़ाने में ये सब बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उपज बढ़ाने में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या बदलाव हुए, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वर्णन करें या लिखें। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या क्या हुआ था। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। जैसे कि हम पढ़े कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर किसी को उसका लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, जो अमीर थे, जैसे कि जो बड़े जमींदार होते थे, जो ग्राम के प्रधान होते थे, जो ताकतवर होते थे, उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सका, इनका लाभ मिल सका। लेकिन जो गरीब किसान थे, जैसे कि उपज बढ़ाने का लाभ हर किसी को नहीं मिल पाया। जैसे कि जो भूमिहीन किसान थे उनको इनका लाभ नहीं मिल पाया। जबकि छोटे किसान जो मजदूर थे, जो कमजोर वर्ग के थे, उनको इनका लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, और ये जो प्रधान होते थे यानी कि जो जमींदार होते थे, जो ताकतवर व्यक्ति होते थे, इनका पद जो होता था वो वंशानुगत होता था। अब देखिए वंशानुगत के बारे में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि वंशानुगत के बारे में आप क्या जानते हैं या इनका परिचय दें, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए वंशानुगत ऐसे कहा जाता है, मान लीजिए कि ए कोई राजा है और इसका बेटा बी है। ठीक है, फिर ए की जब मृत्यु हो गई तो इसका राजा कौन बन गया, बी बन गया। अब बी का भी कोई बेटा सी है, तो जब बी की मृत्यु हो गई तो सी राजा बन गया। और सी का बेटा कोई डी है, जब सी की मृत्यु हो गई तो डी राजा बन गया। तो इसमें आप ये समझे कि पहले जो था वो बाप था राजा, उसके बाद उसका बेटा बन गया, उसके बाद उसका पोता, उसके बाद फिर परपोता। तो इस प्रकार से उसके खानदान के ही लोग क्या हो रहे हैं, राजा बन रहे हैं। यानी कि वंश से चली आ रही जो परंपरा है वही चलती आ रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वंशानुगत कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है सिक्के और राजा। यानी कि अलग अलग जो राजा होते थे तो उन्होंने सिक्के बनवाए थे, और सिक्कों का ज़्यादातर जो प्रयोग किया
जाता था वह व्यापार के साधनों के लिए किया जाता था। अब देखिए उस समय में जो व्यापार होता था, अब उस समय में इस प्रकार से होता था कि आप मुझे धान दीजिए, मैं आपको गेहूं दूंगा, या फिर चावल दीजिए उसके बदले में आपको मक्का दूंगा। तो अदला बदली की चीजें होती थी। लेकिन जब सिक्कों का प्रयोग हुआ तो जब दूर से व्यापार करना होता था, जैसे मान लीजिए कि भारत से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जाना है, तो उतना दूर कोई चीज सामान लेकर जाने में, यातायात करने में बहुत कठिनाई होगी। तो इस वजह से जो व्यापारी लोग होते थे वो अपने साथ सिक्के रखते थे, और जो भी चीज यहाँ से ले जानी होती थी वो ले लेते थे, उसके बदले में उसको सिक्का दे दिया जाता था। तो व्यापार में क्या हुआ कि जब से सिक्का आया तो बहुत ही ज्यादा सुविधाएं हुई, परेशानियों से मुक्त हो गए व्यापार लोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सिक्के के चलन में व्यापार जो था वो बहुत ही आसान हो गया। अब अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाए, किसी ने चांदी के सिक्के बनाए, किसी ने तांबे के सिक्के बनवाए। ठीक है, तो जो चांदी और तांबे के ज्यादातर सिक्के मिले हैं वो आहत सिक्के मिले हैं। अब ये सिक्के जो होते थे वो खुदाई में मिले। जब इतिहासकारों ने किसी भी सभ्यता की खुदाई की तो उस खुदाई में बहुत सारी चीजें दबी हुई थी, तो वो सारी सिक्के, अभिलेख और भी बहुत सारी जो चीजें मिली हैं, मूर्ति कला, मृदभांड, ये सारी चीजें हमें खुदाई में ही मिली हैं। देखिए आहत सिक्के पर जो प्रतीक होता था वो चिन्ह भी होता था, यानी कि कोई सिक्का है तो उस पर चिन्ह भी होता था। जैसे कि आज का सिक्का होता है तो उस सिक्के पर आप देखते हैं कि थंब का चिन्ह होता है या फिर अनाज का चिन्ह होता है। तो उसी प्रकार से जो उस जमाने के सिक्के थे उस पर भी किसी प्रकार का चिन्ह होता था। तो वो चिन्ह जो होता था वो सिक्के राजाओं ने जारी किए थे, इसलिए शासकों की प्रतिमा यानी कि इमेजेस, चित्र कह सकते हैं, चित्र बना होता था। और नाम के साथ सबसे पहला सिक्का जो जारी किया था वो यूनान शासक ने किया था। तो यहाँ से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्र और नाम के साथ सबसे पहले सिक्का जारी करने वाला कौन शासक था, तो यूनान शासक था। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और ये सिक्का और राजा के बारे में पूरी कहानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक आता है सिक्के जो होते थे, यानी कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासक ने जारी किए थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो कुषाण शासक ने जारी किए थे। अब देखिए मूल्यांकन वस्तु के विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो मूल्यांकन वस्तुएं थी, जो कीमती वस्तुएं होती थी, उनको खरीद फरोख्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसका क्या किया जाता था, सोने के जो सिक्के होते थे उन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत के तरफ में हमें ज्यादातर जो सिक्के मिले हैं वो रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि वहां पर जो सिक्के चलते थे वो रोमन साम्राज्य के सिक्के चलते थे। अब देखिए सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त वंश ने जारी किए थे या गुप्त शासकों ने जारी किए थे। तो सोने का सबसे अच्छा, खूबसूरत या बहुत ही कह सकते हैं ब्यूटीफुल, तो इस प्रकार से जो सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे, तो वो गुप्त शासकों ने किए थे। गुप्त साम्राज्य ने सोने का सबसे आकर्षक सिक्का यानी कि बहुत ही अच्छा सिक्का, बेजोड़ सिक्का जारी किया था। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये रहता है कि सोने का सबसे आकर्षक सिक्का किस शासक ने जारी किया था, तो गुप्त शासकों ने जारी किया था। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है अभिलेख की साक्ष्य सीमा, यानी कि जो अभिलेख हमें मिले हैं उनमें कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से साक्ष्य हैं। तो उसमें से देखिए बहुत सारी कठिनाइयां हुई है। जैसे कि कुछ अभिलेख जमीन के अंदर थे, तो उन सबको जब निकाला गया बाहर, तो बाहर निकालने के बाद पता चला कि इन अभिलेखों का जो अक्षर है, जो लिखा गया है, उनमें कुछ है ही नहीं, मतलब वो पूरी तरीके से अक्षर लुप्त हो गया, यानी कि मिट चुका है। तो अब इतिहासकारों को वो चीज़ें पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। कुछ पढ़ पाए और कुछ नहीं भी पढ़ पाए, क्योंकि कुछ अक्षर जो थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे और कुछ अक्षर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में जो हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर, कुछ अभिलेख में अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण थे, यानी कि छपे हुए थे कि उत्कीर्ण किए जाते हैं, जिनमें उन्हें पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि जो भी अक्षर हल्के हल्के लिखे होते थे उनको पढ़ने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बहुत ही कठिनाई होती थी। और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हुए, यानी कि पूरी तरीके से वो खत्म ही हो गए हों, दिखाई ही नहीं देते थे। और कुछ अभिलेख जो थे वो नष्ट ही हो गए, यानी कि कुछ ऐसे भी अभिलेख थे जो कि नष्ट ही हो गए, खत्म ही हो गए। और
और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो चुके थे, जिनके वजह से उन्हें पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यानी कि ऐसे ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें कि अक्षर ही नहीं है, और किसी में अक्षर है तो वो टूट कर इधर उधर बिखर गया है। अब कौन से अभिलेख का कौन सा टुकड़ा है उसको जोड़ने में भी बहुत परेशानी हुई, और जो अभिलेख हैं तो उसका वास्तविक मूल जो है उसको समझ नहीं पा रहा है इतिहासकार। तो बहुत सारी दुविधाएं आई इन अभिलेखों को पढ़ने में, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आप समझ गए हैं कि क्या इसमें बातें कही गई है। अगला टॉपिक आता है कि कुछ अभिलेखों के जो साक्ष्य हैं वो लुप्त हो चुके हैं। ये आप टॉपिक पढ़ लिए, दोबारा आ गया है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अभिलेख के अक्षर लुप्त हो चुके हैं, जिनकी वजह से पढ़ने में इसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, वास्तव में अगर देखें, वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई हुई। अब देखिए कि कोई भी लिखा हुआ है, उनमें से मान लीजिए कि ये कुछ लिखा है मकान, यहाँ पर मान लीजिए मकान लिखा हुआ है, इसमें क हट गया। अब तो अब आप अपने मन से नहीं न जानते कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। अब यहाँ पर आप कौन सा वर्ड रखेंगे, इसका सही मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आता था। मतलब इसका वास्तविक मूल, वास्तविक अर्थ क्या है, ये इतिहासकारों को समझने में बहुत कठिनाई होती थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो कुछ अभिलेख में शब्दों के जो वास्तविक अर्थ थे उनको समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं था। यानी कि उसमें क्या लिखा गया है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाना, मतलब उसका अब मेन अर्थ जो है वो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता था, और उनका मेन अर्थ को निकाल पाना बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण जो थे वो कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी, मतलब तरह तरह की परेशानियां आ जाती थी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि अभिलेख में दैनिक जीवन। अब देखिए, अभिलेख जो मिले हैं उसमें दैनिक जीवन के बारे में नहीं बताया। जैसे कि आपको हम बताए थे शुरू में कि जो किसान होता था वो दिन भर मजदूरी करता था, तो वो सुबह शाम को जो आएगा वो अपने बारे में कुछ तो लिखेगा नहीं ना, तो उसके दैनिक जीवन के बारे में हमको कुछ पता नहीं चल पाया है। तो वही लिखा है कि अभिलेख में दैनिक जीवन के कार्यों लिखे हुए नहीं होते थे। यानी कि दैनिक जीवन में जो रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीजें होती थी उनके बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा होता था। अभिलेख में केवल राजा महाराजा की ओर मुख्य बातें लिखी होती थी। यानी कि राजा महाराजाओं के बारे में ही जो मुख्य मुख्य बातें होती थी, जो इंपॉर्टेंट बातें होती थी, वही उसमें लिखा होता था, जिनसे हमें दैनिक जीवन में आम लोगों के बारे में, दैनिक कामों के बारे में पता नहीं चल पाया। यानी कि जो अभिलेख हमें मिले हैं उनमें क्या है, सिर्फ राजा महाराजाओं की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हमको देखने को मिला है, और बाकी जो दैनिक जीवन के लोग होते थे, जो आम लोग होते थे, उनके बारे में हमें उस अभिलेख में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब देखिए, अभिलेख बनाने वाले का जो विचार था, जो भी अभिलेख बनवाता था, जो भी राजा, तो उनका विचार जो था वो किस प्रकार से था। तो अभिलेख को देखकर यह पता चल जाता था कि जिसने अभिलेख बनवाया है उसका विचार किस प्रकार से था। यानी कि वो राजा किस तरीके से का है, अच्छा राजा है या बुरा है, वो अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए किस प्रकार से अपना प्रतिभाव रखता है। तो ये सारी चीज़ें अभिलेख को पढ़ने के बाद पता चल जाती थी। उसके बाद इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती थी, यानी कि उस राजा के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ उस अभिलेख से मिल जाती थी। तो ये सारी बातें थी अभिलेख के बारे में, और आज की वीडियो जो है यहीं से पर समाप्त होती है। चैप्टर जो सेकेंड था, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अब एक नए चैप्टर से, यानी कि चैप्टर थर्ड से। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।